लास्ट डे हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोडक्शन बताए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ बताए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है। आज हम लोग देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखिए, न्यूमेरिकल्स। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are there in 1 coulomb of negative charge। 1 coulomb of negative charge मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में। मतलब यहाँ दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है -1 कूलम, तो आपको कहता है कि कितना उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या है, मतलब n का वैल्यू बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, एक फार्मूला हम आपको बताए थे, Q = NE, जहाँ E क्या है, वेयर Q हो गया चार्ज का वैल्यू -1, और E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻⁹। तो n का वैल्यू हमको निकालना है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, Q = NE, या n = हो जाएगा Q/E। मतलब n का वैल्यू हो गया, Q का हो गया -1 और E का वैल्यू हो गया 1.6 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना संख्या होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of
1 कूलम on the other body, on the other body। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी। कहता है दो बॉडी है, जैसे ए और बी दो बॉडी है, ए और बी दो बॉडी है। तो कहता है कि इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी, ए से बी पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? तो n का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। समय कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। तो कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब ए से बी पर कितना चार्ज हो जाना चाहिए? Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, 1 कूलम हो जाए तो 1 कूलम चार्ज होने में हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा? टाइम का वैल्यू बताइए। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एक इतना इलेक्ट्रॉन 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, पास करता है, तो इतना सेकेंड लगता है। तो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन पास करने में कितना समय लगेगा? तो या तो पहले ये जो है इसको आप चार्ज में कन्वर्ट कर दीजिए। n इक्वल टू 10 to the power 9 है, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना चार्ज कितना फ्लो किया, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो होने में कितना समय लगेगा। या ऐसा कर सकते हैं कि यह जो कूलम है 1 कूलम चार्ज, इसको आप क्या कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दीजिए। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? दोनों आप काम कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसी को कर सकते हैं। यहाँ n इक्वल टू इतना है तो चार्ज का वैल्यू कितना हो गया? चार्ज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे n इंटू ई। n का वैल्यू कितना हो गया? 10 to the power 9 और e का वैल्यू हो गया 1.6 10 to the power -19 कूलम। मतलब इतना कूलम चार्ज फ्लो होने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो होने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान चीज है। इतना कूलम मतलब 1 कूलम, इतना कूलम चार्ज फ्लो होने में 1 सेकेंड लगता है। तो इतना कूलम 1 कूलम फ्लो होने में कितना समय लगेगा? सीधी सी बात है, इतना फ्लो होने में 1 सेकेंड, तो 1 कूलम चार्ज होने पे टाइम रिक्वायर्ड कितना समय लगेगा? समय कितना लगेगा? इतना कूलम चार्ज फ्लो होने में 1 सेकेंड, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो होने में कितना समय लगेगा? 1 by 10 to the power 9, 1.6 into 10 to the power -19। ये कितना हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आपका हो जाएगा 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड हो जाएगा। इतना सेकेंड हो गया, इतना सेकेंड हो गया। आप चाहें तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, आप चाहें तो ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये तो सेकेंड में हो गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा? टोटल टाइम इक्वल टू हो गया 6.25 10 to the power 9
डिवाइडेड बाय सेकेंड है, 60 से डिवाइड कीजिएगा तो मिनट हो जाएगा, फिर 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आवर हो जाएगा, और 24 से डिवाइड कीजिएगा तो डे हो जाएगा, 365 से डिवाइड कीजिएगा तो इतना ईयर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा करीब 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 198 ईयर। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज फ्लो होने में ए से बी में कितना फर्क हो गया, एक कूलम चार्ज फ्लो होने में आपको समय लग जाएगा 198 ईयर। मतलब इससे आपको एक ये भी समझ में आ गया कि चार्ज फ्लो छोटा छोटा चार्ज फ्लो होने में कितना समय लगता है, और साथ साथ ये भी पता हो गया कि 1 कूलम जो चार्ज है कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, 198 ईयर लग रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा चार्ज है। अब आ जाइए और कुछ क्वेश्चन आ जाइए। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव and negative charge is there in a cup of water, a cup of water। मतलब एक कप पानी में हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या होता है। जैसा कि हम लास्ट डे बताए थे कि कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी बॉडी होता है, कहने के लिए तो न्यूट्रल होता है, लेकिन दरअसल उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसका मतलब यह जो वाटर है, एक कप वाटर है तो न्यूट्रल, लेकिन दरअसल इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो वही कह रहा है कि कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। बट ऑब्वियस है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम लोग यदि जितना पॉजिटिव चार्ज निकालना है, पॉजिटिव चार्ज निकाल लेंगे, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब पहले निकालिए कि कितना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। पहले तो ये देखना होगा कि एक कप वाटर का मतलब क्या होता है, उसमें कितना पानी है। कितना पानी है, तो कितना पानी है आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ले लीजिए, एक कप वाटर का मतलब क्या हो गया, एक कप वाटर में मास ऑफ वाटर इन एक कप, कुछ मान लेना होगा, आपकी इच्छा। आप 100 ग्राम भी मान सकते हैं, आप 250 ग्राम भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। 100 ग्राम मानेंगे, जहाँ जहाँ मास का वैल्यू हो जाएगा देख लीजिएगा कि हाँ 100 ग्राम लेना है कि 250 ग्राम लेना है। अब जैसे देखिए, एक कप वाटर, पहले तो ये जान लीजिए, आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा H2O। H2O, इसका मास नंबर क्या होता है, मास नंबर कितना हो गया, 2, 1 × 2 प्लस
प्लस 16 मतलब 18। मास नंबर हो गया 18। आप पढ़े होंगे कि कोई मास नंबर को यदि हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही हो जाता है मोल हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि 18 ग्राम यदि आप वाटर लेते हैं, 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो यही होता है 1 मोल हो जाता है, 1 मोल। और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है? तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, पढ़े होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। इतना हो जाएगा एटम हो जाएगा। 18 ग्राम वाटर में कितना एटम हो गया? इतना एटम हो गया। अब आपको ये भी पता होगा कि एक एटम में हाइड्रोजन में के गो है? प्रोटॉन है, 2 हो गया। और ऑक्सीजन में कितना हो गया? 8 हो गया। ऑक्सीजन में 8 मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो 1 इंटू 2, 2 है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कह सकते हैं इतना एटम। तो एक एटम में कितना होता है? 1 इंटू 2 प्लस 8। ये तो हो गया, इतना हो गया इलेक्ट्रॉन एक एटम में। एक एटम में वाटर के एक एटम में इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया इतना इलेक्ट्रॉन। और कितना एटम है? तो 6.02 10⁻23 इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब कह सकते हैं 10 इंटू 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो 18 ग्राम वाटर में, 3 ग्राम वाटर में इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप कह सकते हैं 10 इंटू 6.02 10⁻23, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इतना हो गया कूलम। मतलब इतना कूलम हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो 18 ग्राम वाटर में इतना कूलम चार्ज हो गया। तो 1 ग्राम यदि आप वाटर लेते तो कितना हो जाता? 18 इंटू 6.02 10⁻23 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। 10 इंटू 6.02 10⁻23 1.6 इतना डिवाइडेड बाय 18 इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको लेना क्या है? आप या तो 100 ग्राम लीजिए चाहे 250 ग्राम लीजिए। मान लेते हैं 250 ग्राम लेते हैं। तो 250 ग्राम वाटर का मतलब हो गया 1 कप वाटर। तो हो जाएगा 10 इंटू 6.02 10⁻23 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 250 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1.34 इंटू 10⁻7
इतना हो गया कूलम। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। चलिए, हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन क्या देखना है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही है। एक और क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले लिखिए। क्वेश्चन है, ए पॉलीथीन piece, a polythene piece rubbed, रगड़ा जाता है, rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। तो क्वेश्चन कह रहा है, estimate the number of electrons transferred from which to which। और इसी में एक और क्वेश्चन है, is there a transfer of mass from wool to polythene। इसको ठीक से देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए पॉलीथीन पीस, एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन का पीस है, रब्ड विथ वूल है, वूल पॉलीथीन का पीस है, एक वूल का है, एक मान लेते हैं ए है, दूसरा बी है। तो कहता है इज फाउंड, दोनों में रगड़ा जाता है तो क्या पाया जाता है, इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। पॉलीथीन पीस इज रब्ड विथ वूल से रगड़ा जाता है, इज फाउंड टू हैव, मतलब ये जो पॉलीथीन है, इस पर कितना चार्ज पाया जाता है, हैव ए नेगेटिव चार्ज -3 × 10⁻⁻⁷ कूलम।
फिर से देख लीजिए, एक पॉलीथीन का टुकड़ा है, एक ऊल का टुकड़ा है। पॉलीथीन को जब हम ऊल से रगड़ते हैं, फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, तो पॉलीथीन में कितना नेगेटिव चार्ज आता है? 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम व्हिच टू व्हिच। सबसे पहली बात तो यह है कि फ्रॉम व्हिच टू व्हिच, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? पॉलीथीन से ऊल में हो रहा है कि ऊल से पॉलीथीन में हो रहा है? पहला क्वेश्चन तो यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है कहाँ से कहाँ हो रहा है? पॉलीथीन से ऊल में हो रहा है कि ऊल से पॉलीथीन में हो रहा है? बोलिए। देखिए, पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज हो गया है, तो नेगेटिव चार्ज हो गया है। हम बताए थे कि जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करता है वहाँ नेगेटिव चार्ज। तो पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये पॉलीथीन क्या किया? ये गेन किया। और ऊल, जहाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऊल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो रहा है? फ्रॉम ऊल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहला बात, तो सबसे पहला आंसर ये हो गया आपको, पहला ये आंसर हो गया। पहला बात तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ऊल से पॉलीथीन। अब कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? तो चार्ज का वैल्यू लिखिए। चार्ज बताए हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फॉर्मूला बताए हैं, Q = Ne। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, यही तो निकालना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू हो जाएगा Q/E। तो Q का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना चार्ज है? तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगा 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। पहला बात तो ये हो गया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.875 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। किस में से किस में? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास? क्या मास का भी ट्रांसफर होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बी से ए में, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज तो इस पर आ गया, इस पर Q पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन? है ये जो ऊल से पॉलीथीन में क्या मास भी कुछ ट्रांसफर होगा? तो कुछ न कुछ तो मास ट्रांसफर होगा भाई। तो अमाउंट ऑफ मास कितना होगा? अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड, कितना अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर हो जाएगा? n। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? n।
और एक इलेक्ट्रॉन का मास आप लिख दीजिए, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ अभी हम लोग लिखे हैं 1.875, और एक इलेक्ट्रॉन का मास तो आप जानते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1.875 और एक इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका मतलब टोटल मास ट्रांसफर हो गया, एक करीब करीब आपको आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एक करीब हो जाएगा 1.8 10⁻, अच्छा 10⁻12 तो छूट गया, 10⁻12 तो भैया छूट गया। 1.875 10⁻12 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही हो जाएगा 1.8 10⁻, एक करीब करीब हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 -18 हो जाएगा, -18 kg हो गया। हालांकि देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मास 1.8 10⁻−18 kg है, जिसका वैल्यू बहुत ही नेग्लेजिबल है। इसलिए इसको हम लोग सीधे कह सकते हैं कि इसका मास क्या है, नेग्लेजिबल है भले ही नेग्लेजिबल, लेकिन इतना मास ट्रांसफर होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं।